लेक्चर नंबर 14, 15 और 16 की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 14 और 15 को हमने प्रिपेयर नहीं करना। ये मैं बताना इसलिए चाह रही थी स्टार्ट में कि बिकॉज मैंने ये अपलोड नहीं करने थे, तो स्टूडेंट्स जो मोस्टली होते हैं ना, वो गैप देखकर फिर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं और मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि 14 और 15 लेक्चर कहाँ अपलोडेड है। तो ये मैंने इसलिए इसको प्रिपेयर करवाना या इसलिए इसको अपलोड नहीं किया बिकॉज ये सारी चीज़ें जो 14 और 15 में है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। और अगर आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 14 और 15 को विज़िट कर लें नोट से और उनको पढ़ लें, ताकि एक दो बार जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अगर मैं ही आपको नोट्स से दिखाऊं तो 14 लेक्चर ये अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे कौन सा मेथड का है, क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 3 जिसमें कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2FA है। जबकि लेक्चर नंबर 13 में मैं आपको कॉन्कैटिनेशन ऑफ 2FA करवा चुकी हूँ कि किस तरह से कराते हैं, ठीक है। उसके इस पूरे लेक्चर में यही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेक्चर नंबर 15 के अंदर देखें कि उसके अंदर क्या है, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसकी डेफिनेशन और इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि होता क्या है नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। मीन्स यही होता है कि आप डिफरेंट चीज़ें इस तरह से अलग अलग बनाने की बजाय उसको एक ही लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मतलब इस पूरे में यही है, ठीक हो गया। अब जो बेसिक मैंने एक चीज़ आपको समझानी है वो है कि लेक्चर नंबर 16, ठीक है। 16 में बेसिकली मैंने आपको समझाना है कि क्लोयर ऑफ एन एफ ए क्या होता है। मैंने आपको 3-4 कैटेगरीज बताई थी ना पार्ट 3 की क्लीन्स थ्योरम का जो पार्ट 3 है उसके अंदर 4 रूल बताए थे मैंने, यूनियन ऑफ एफ ए, कॉन्कैटिनेशन, फिर क्लोयर ऑफ एन एफ ए और स्टार ऑफ एन एफ ए। 3-4 रूल तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो एक रूल है ना क्लोयर ऑफ एन एफ ए वो मैंने आपको नहीं बताया था। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये डायग्राम देखें, बल्कि उससे सबसे पहले आप देखें कि स्ट्रिंग क्या है। आपको एक क्वेश्चन आता है a+b होल का स्टार डबल ए पे कॉन्टेन है और a+b होल का स्टार एंड पे लिख दिया एंड द करस्पॉन्डिंग एफ ए विल बी। अगर हम इस जो रिक्वायर्ड वैल्यू का एफ ए बनाएं तो वो ये बनता है, ठीक है, कि दो डबल ए यानी इसके अंदर कॉन्टेन है तो मैंने दो इसके अंदर कॉन्टेन कर दिया। आपको बेसिकली क्या आएगा इस तरह से, ये भी आएगी वैल्यू और ये डायग्राम भी बनी हुई आएगी और आपने इसको करना क्या है, आपने इसका मालूम करना है क्लोयर ऑफ एन एफ ए, ठीक है। मीन्स ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। मेथड 3 है क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 का, ठीक है, क्लोयर ऑफ एन एफ ए, ये मैं चीज़ आपको डिस्कस करवा रही हूँ, ठीक है। ये रही, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको आप स्टार ऑफ एन एफ ए भी यूज़ कर सकते हैं और क्लोयर ऑफ एन एफ ए भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इनके ऊपर स्टार है ना। तो अगर तो आप इसको समझना चाहते हैं तो फोकस कीजिए। और सबसे पहले हमने क्या करना है, ओल्ड स्टेट्स लगानी है और ए और बी न्यू स्टेट्स का नाम देना है। इसको मैं समझाती हूँ आपको यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, एक रिपीट इनिशियल स्टेट्स है और ज्वाइन फाइनल स्टेट्स विद इनिशियल स्टेट। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करनी है, रिपीट करनी है इनिशियल स्टेट को और फिर आपने ज्वाइन करना है फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट के साथ। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू टेक स्टार ऑफ DFA के हमने स्टार कैसे लेना है DFA का, तो उसके लिए हम ये वाला सारा मेथड अप्लाई करेंगे। और अगर क्लोयर ऑफ एन DFA आ जाता है तो उसके लिए आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, क्लोयर ऑफ एन FA। यानी कि 2 चीज़ें आपको दी गई होंगी, ठीक है, तो उनको आपने फिर मतलब तरीका वही वाला है, ठीक है, कि आपने ऑल स्टेट्स बनानी है न्यू स्टेट A B के साथ, उनको रीड करवाना है और फाइनली इसकी डायग्राम बना देनी है। ये भी वही वाली एग्जांपल है और ये भी वही एग्जांपल है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है।
और तो अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, स्टेप 1 हमारा क्या है, रिपीट इनिशियल स्टेट्स, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक टेबल बनाया, ऑल स्टेट्स का नाम दिया ए और बी के साथ, हमने उसको बिकॉज रीड कराना है। तो हम क्या करेंगे, x1 हमारे पास ये है, ठीक है। x1 को हमने z1 का नाम दे दिया। फिर दूसरी स्टेट हमारे पास क्या है, x2, जिसको हमने z2 का नाम दे दिया। ये देखें 3 स्टेट्स है ना हमारे पास, इनको सबसे पहले तो हमने स्टेट्स को नाम दिया, पीछे स्टेट्स के नाम नहीं दिए हुए थे, ठीक है। जब हमें क्वेश्चन मिला, ये देखें ये खाली है ना, तो हमने इन स्टेट्स को नाम दिया, ठीक है। इसको x1 का, इसको x2 का, इसको x3 का। तो इसी तरह मैं यहाँ पे रख के x1, x2 और x3 यहाँ पे रख के उनको नाम दे दूँगी z1, z2 और z3 का, ठीक है। जब ये x1 a को रीड करेगा तो वो कहाँ जाएगा, x2 के पास। ये देखें x1 ने जब a को रीड किया तो वो जाएगा x2 के पास। तो मैंने x2 हमारे पास z2 है, तो मैंने इसको z2 का नाम दे दिया। इसी तरह जब x1 b को रीड करेगा, ये वाला x1 जब b को रीड करेगा तो वापस x1 के पास ही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर लूप लगी हुई है। तो x1 जो है उसको मैं नाम दूंगी z3 का, बिकॉज z1 भी मेरे पास है, z2 भी और z3 भी, ठीक हो गया। अब इसी तरह x2 पे देख लें आप, x2 पे जब a को रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, x3 के पास। x2 के पास 2 a हैं, वो इस तरफ भी a है और इस तरफ भी a है, ठीक है। क्या करेगा वो, x1 और x3 दोनों को लिखेंगे हम और उसको नाम देंगे z4 का, क्योंकि z1, z2, z3 हमारे पास है, तो इसको हम दे देंगे नाम z4 का। इसी तरह जब x2 जो है b को रीड करेगा, देखिए x2 जो है जब ये b को रीड करेगा तो वापस किसके पास जाएगा, x1 के पास। तो मैंने लिख दिया x1, क्योंकि x1 मेरे पास z3 की फॉर्म में पड़ा हुआ, तो फिर से मैंने इसको नाम वही दे दिया z3। फिर अगर आप देखें क्योंकि लूप लगी हुई है ना x1 के ऊपर, तो अब हम लूप वाले को रीड करेंगे कि x1 जब a को रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, x1 के पास वापस आएगा, ठीक है। ये x1 जब a को रीड करेगा, ठीक है, तो कहाँ जाएगा। अब जो बेसिक अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ यहाँ पे यह जो है वो ये है कि जब हम ये एक रो वाली मतलब फाइंड कर लेते हैं ना रीड करके और बी को, तो जो लास्ट वाली चीज़ होती है ना उसको उठा के हम फर्स्ट पे ले आते हैं और फिर आगे वाली चीज़ें फाइंड करते हैं। तो इस तरह x1 इज इक्वल टू z3 है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो सेम आ रहे हैं, तो मैंने इसको x1 इज इक्वल टू z3 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है हमने, ये जब x1 रीड करेगा a को, ठीक है, ये x1 ने a को रीड किया तो किसके पास गया, x2 के पास। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x2 इज इक्वल टू z2, क्योंकि x2 z2 मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग लिखा इसलिए समझाया था कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए, वरना मैं पूरा टेबल एज इट इज़ रख के भी आपको समझा सकती थी, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हमने क्या करनी, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। फिर इसी तरह जब ये x1 b को रीड करेगा तो वापस किसके पास आएगा, x1 के पास, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है लूप हमारे पास। तो उसने क्या किया, z3 x1 को फिर से नाम दे दिया z3 का, क्योंकि ऑलरेडी x1 जो है हमारे पास z3 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें x1 और x3, ठीक है, x1 इनिशियल स्टेट और x3 हमारे पास है फाइनल स्टेट। इसी तरह अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक स्टेट थी x1 x3 इज इक्वल टू 4, वो हमने यहाँ पे किसी भी इस कॉलम के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखी, क्योंकि हम प्रीवियस चीज़ें लिखते हैं ना यहाँ पे, फिर आगे डेरिवेशन करते हैं और a और b की। तो ये वाली सिचुएशन जो z4 की है वो हमने कहीं भी नहीं लिखी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x1 x3 इज इक्वल टू z4। फिर हम इसको रीड कराएंगे कि x1 और x3 जब a को रीड करता है तो कहाँ जाता है, देखिए x1 जब a को रीड करता है तो x वापस कहाँ जाता है, a को रीड करता है और b को रीड करता है।
तो किसके पास जाएगा, x1 x2 और x3, इसके अंदर तीनों आ जाएंगे। देखें x1 a को रीड करता है तो x2 के पास आता है, फिर x2 जब a को रीड करता है तो x3 के पास आता है, फिर जब x3 a और b को रीड करता है तो वापस x3 के पास आता है। तो हम तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे और इस स्टेशन को लिख देंगे Z5 का नाम। इसी तरह अगर आप देखें x1 और x3 जब b को रीड करता है तो x1 और x3 इज इक्वल टू Z4 के इक्वल आ जाएगा। ये देखें x1 x3 इज इक्वल टू Z4, ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास इस Z5 की एक नई सिचुएशन बनी है ना, और सिचुएशन तो हमारी पूरी आ रही हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। अब नई क्या है, Z5। ये देखें Z1 Z2 भी बन गई, Z3 भी बन गई, Z4 भी बन गई, Z5 बनानी है। तो हम ये वाली सिचुएशन उठा के यहाँ पे रख देंगे, x1 x2 x3 वाली, क्योंकि इसका नाम Z5 है। तो अब अगर हम देखें x1 जब a को रीड करता है तो क्या होता है, x2 जब x1 x2 x3 इकट्ठा देख लें, जब a को रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, वही आ जाएगी x1 x2 x3। ठीक है, ये वही वाली ऊपर पड़ी हुई है, तो हम इसको फिर से Z5 का नाम दे देंगे। इसी तरह x1 x2 x3 जब b को रीड करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, x1 और x3, क्योंकि देखें x2 के ऊपर तो b वाली चीज़ पड़ी ही नहीं हुई, तो इसलिए हम स्टार्ट और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट उठा के यहाँ पे लिख देंगे। और x1 और x3 आपको पता है यहाँ पे है हमारे पास ऑलरेडी टेबल के अंदर, जो कि Z4 को शो कर रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Z4। इस तरह से हमारा टेबल हुआ कंप्लीट। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन से दो स्ट्रिंग्स थे, a और b, दो स्ट्रिंग्स हैं इस पूरी डायग्राम के अंदर। तो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है a प्लस b का। तो अगर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो a प्लस बी के ऊपर लगाएंगे स्टार, और इसके पॉसिबल स्ट्रिंग्स कौन से बनेंगे, ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए बी बी ए, मतलब जितने भी आप बना सकते हैं बना लें। लेकिन अब आपके पास एक जो ट्रांजिशन डायग्राम बनेगी उसके अंदर कितनी स्टेट्स होंगी, Z5 तक, क्योंकि आपके पास देखिए Z1 Z2 Z3 Z4 Z5, इतनी Z5 तक स्टेट्स बना के डायग्राम बनेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बताना पसंद करूँगी कि जब आप ये Z1 बना लेते हैं और ये पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप दूसरा बनाने लगते हैं तो इसका मतलब है आपने Z1 से आगे वाला यहाँ पे लिखना है, यानी Z2। इसी तरह जब Z2 वाली रो का काम कर लेंगे आप, तो आपने यहाँ पे Z3 वाला लिखना है, ताकि आपकी ये जो कॉन्टीन्यूसली आपकी जो काउंटिंग है ना वो चलती रहे। मतलब ये नहीं हो सकता यहाँ पे Z1 फाइंड करें तो यहाँ पे आप Z3 फाइंड कर लें। तो इस तरह कॉन्टीन्यूसली ये सिलसिला चलना चाहिए, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 का हमारे पास चला है। तो मैंने क्या किया, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 अपने पास से ही, मतलब स्टेट्स तो मैंने वही ली हैं लेकिन इनके डायरेक्शन मैंने अपने पास से लिख लिया है, मतलब अलग अलग सर्कल्स बना रही हैं ताकि मैं इनकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊँ। अगर आप देखें कि Z1 ने Z2 के साथ किस तरह से मैच होना है, तो देखें सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये माइनस और प्लस यहाँ पे x1 पे इसलिए लगाया है क्योंकि डायग्राम में अगर आप देखें ये हमारी इनिशियल स्टेट भी थी, और ये देखें x1 हमारी इनिशियल स्टेट है और x3 हमारी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम के अंदर ये हमारे पास फाइनल स्टेट कौन सी है, Z4 और Z5, क्योंकि यहाँ पे प्लस के साइन से मैंने उसको शो कराया हुआ है। और x1 जो है यानी Z1 जो है वो मेरे पास इनिशियल स्टेट है, तो मैंने क्या करना है, Z1 के अंदर नेगेटिव का साइन लगा देना है और Z4 और Z5 के अंदर प्लस का साइन लगा देना है, ताकि ये हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को शो करे। और दूसरी बात ये कि Z4 के अंदर अगर मैं डबल सर्कल लगाऊँ तो उसका मतलब भी यही होता है कि ये फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को हमेशा शो करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसके अंदर प्लस का साइन लगा सकते हैं, दूसरा आप डबल सर्कल भी लगा सकते हैं, ये आपको MCQ आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैंने इसके ऊपर डबल सर्कल लगा दिया। तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, Z1, उसके अंदर मैंने पहले तो नेगेटिव साइन लगाया ताकि ये इनिशियल स्टेट को शो कराए। जब ये A को रीड करता है तो ये जाता है Z2 के पास। ये देखें जब x1 ने A को रीड किया था तो किसके पास गया था, Z2 के पास। ठीक है, इसी तरह जब Z1 ने B को रीड किया था तो वो किसके पास गया था, Z3 के पास। ये देखें Z1 ने जब B को रीड किया था या x1 ने जब B को रीड किया था तो वो किसके पास गया था, Z3। तो ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई और ये इस डायग्राम के अंदर ड्रा हो गई। अब आपने जाना है Z2 के पास। तो अगर आप ये दूसरी रो चेक करें Z2 वाली, तो इसमें क्या है, Z2 जब A को रीड करता है तो जाता है Z4 के पास। तो Z2 ने जब A को रीड किया तो वो गया Z4 के पास, ये हमने ड्रा कर दिया। इसी तरह जब Z2 B को रीड करेगा तो Z3 के पास जाएगा। ठीक है,
Z2 ने जब B को रीड किया तो किसके पास जाएगा, Z3 के पास। तो मैं इस Z2 को इस Z3 के साथ, ये देखें Z2 को Z3 के साथ मैंने कॉन्कैटिनेट करा दिया, यानी इसको इसके साथ ड्रा कर दिया। तो ये सेकंड रो भी आपकी कंप्लीट होगी। थर्ड रो पे अगर आप आएँ तो Z3 ने जब A को रीड किया तो किसके पास गया, Z2 के पास। Z3 ने जब A को रीड किया तो किसके पास गया, वापस Z2 के पास। तो ये इस तरह से मैंने ड्रा कर दिया। उसके बाद देखें अगर Z3 जब B को रीड करता है तो किसके पास जाता है, वापस Z3 के पास। तो मैं इसके ऊपर लूप लगा दूंगी, ये देखें Z3 जब B को रीड करता है तो वापस Z3 के पास चला जाता है, ये देखें तो लूप लगी। इसी तरह Z4 ने, आगे वाली रो भी आप इसी तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे देखें Z5 और दोबारा बन रहा है तो हम उसका मतलब है हम उसके ऊपर लूप लगा देंगे, यानी Z5 ने जब A को रीड किया तो वापस Z5 के पास आया। फिर Z5 ने जब B को रीड किया तो वो Z4 के पास गया, तो ये इसके पास वापस चला गया, ठीक है। मतलब जो चीज़ें वापस वही बन रही हैं तो उसके ऊपर हम लूप लगा देते हैं, और जो नेक्स्ट Z के पास जाती हैं तो हम लाइन ड्रा करके उसके ऊपर जिसको वो रीड कर रहा था A को या B को, तो वो उसके ऊपर लगा देते हैं। ये ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा करना तो बहुत ईजी है। जो बेसिक काम होता है वो आपका टेबल ड्रा करना है ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए। दूसरी बात ये कि जब भी एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन देता है तो वो इतना लेंथी नहीं देता, यानी कि वो आपको 2-3 ही चीज़ें देगा ताकि आपका जो विद इन टाइम आपके जो पेपर का टाइम होता है उसमें आप ये जो है वो कर सकें सॉल्व अपना क्वेश्चन। तो इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन एंड पे ज़रूर प्रिपेयर करवाया करूँगी ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आपको अलग से पेपर में तैयार करने ना पड़े। तो चूँकि मैंने आपको इस वक्त ट्रांजिशन टेबल या NFA और FA पढ़ा रही हूँ तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं कि हाउ कैन वी शो ट्रांजिशन टेबल ऑफ NFA टू FA, कि NFA से हम FA ट्रांजिशन टेबल किस तरह से शो कराते हैं। तो आपको पता है देयर में भी वन, या तो एक ट्रांजिशन होती है सर्टन लेटर पर, या वो एक ट्रांजिशन लेटर भी नहीं होता। तो पहली लाइन तो अगर आप देखें देयर में बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर अ सर्टन लेटर, किसी एक लेटर के लिए एक या एक से ज़्यादा ट्रांजिशन बनती हैं, ठीक है। एंड देयर में नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर सर्टन लेटर, और कोई नहीं भी हो सकती ट्रांजिशन, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट ऑफ एन गिवन NFA, जो हमारे पास गिवन NFA होता है उसकी इनिशियल स्टेट से अगर हम स्टार्ट लें द ट्रांजिशन टेबल अलॉन्ग विद न्यू लेबल्स ऑफ स्टेट्स, तो हम जो न्यू स्टेट्स बनाते हैं उसको और इनिशियल स्टेट को हम लेबल कराते हैं, यानी उनको हम आपस में जोड़ते हैं ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग FA, ठीक है। जो हमारे पास FA होता है उसको और जो हमारे पास NFA होता है उसको, उन दोनों को हम लेबल करते हैं, यानी उन दोनों को हम जोड़ते हैं। कैन बी बिल्ट इंट्रोड्यूसिंग एन एम्प्टी स्टेट फॉर अ लेटर हैविंग नो ट्रांजिशन at certain state and state corresponding to the combination of states for a letter having more than one transition। अब इससे प्रीवियस अगर आप लेक्चर देखें तो मैंने उसमें 13 में या आई थिंक 12 जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 डायग्राम दी हुई थी और उन्होंने कहा था कि इसको NFA से FA में ट्रांसफ़र करें। तो मैंने आपसे कहा था कि आपने सिंपल करना क्या है, एक नल का साइन लगा के उन दोनों डायग्राम्स को एक लाइन ड्रा करके ना शो करा देना, तो वो NFA से FA बन जाएगा। तो बेसिकली उसी जो मैंने आपको पूरा प्रॉपर एक डायग्राम के ज़रिए समझाया है उसी को उसने यहाँ पे थ्योरेटिकली फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। कि आप जो क्या करते हैं, लेबल करा देते हैं 2 डायग्राम्स को, एक NFA की होती है और एक FA की। जब आप उनको लेबल करते हैं तो वो आपके पास FA बन जाता है। तो वो एम्प्टी स्टेट क्या कह रहा है कि एक एम्प्टी स्टेट यानी खाली सर्कल लगा के उसको नल का नाम देते हैं और उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना मत